हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप सब कैसे हैं? आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलते, आज का नया टॉपिक है नई मृदा की उर्वरता को अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? मृदा की उर्वरता को अस्थायी रूप से बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? एकल फसल प्रणाली, फसल चक्र, अधिक रासायनिक उर्वरक, गहरी जुताई। इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? फसल चक्र। क्या होगा? फसल चक्र। इसके बारे में जानते हैं। फसल चक्र, इसके बारे में एक मिनट। फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों एक पूर्ण नियोजित क्रम में उगाई जाती हैं। जैसे गाँव में देखना, एक ही खेत में अलग अलग फसल लगाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। यह मृदा की उर्वरता की स्थायी रूप से बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि अलग अलग फसलें मृदा से अलग अलग पोषक तत्व लेती हैं और कुछ फसलें जैसे फलीदार पौधे मृदा में नाइट्रोजन जैसे आवश्यकता पोषक तत्व को वापस जोड़ती हैं। यहाँ पे जैसे और ऑप्शन था एकल फसल प्रणाली, अधिक रासायनिक उर्वरक, गहरी जुताई। तो इस सब के बारे में भी जानते हैं, सब क्या काम है। एकल फसल प्रणाली मृदा के एक ही प्रकार के पोषक तत्व का लगातार ह्रास करती है, जिससे उर्वरता कमती है। अधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग अल्पकालीन लाभ दे सकता है, लेकिन लंबे समय में मृदा की गुणवत्ता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। गहरी जुताई मृदा की संरचना को बिगाड़ सकती है और कटाव को बढ़ा सकती हैं, जिससे अस्थायी उर्वरक में मदद नहीं मिलती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। धान की SRI पद्धति में मुख्य विशेषता क्या है? धान की SRI पद्धति में मुख्य विशेषता क्या है? अधिक बीज, कम दूरी पर रोपण, कम उम्र के पौधे की रोपाई, अधिक पानी भराव। तो इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? कम उम्र के पौधे की रोपाई। क्या होगा? कम उम्र के पौधे की रोपाई। इसके बारे में जानते हैं। धान की सघनता प्रणाली, सिस्टम ऑफ राइस इंटरसिफिशियंस, SR का फुल फॉर्म है। ये में कम उम्र के पौधों की रोपाई की जाती है, आमतौर पर 8 से 12 दिनों के बीच, जब उनमें केवल 2 पंक्तियाँ होती हैं। इस पद्धति के तहत पौधे के बीच अधिक दूरी रखी जाती है ताकि इनमें हवा और धूप भरपूर मात्रा में मिल सके। इसके अलावा इसमें कम पानी और कम बीज का उपयोग होता है, जिससे उपज बढ़ती है। चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। तो आपका इसमें से सही आंसर क्या होगा? जिंक। क्या होगा? जिंक। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: प्रीतम पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृत्तक पोषक तत्व वे जिनकी पौधे में को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। सूक्ष्म पोषक तत्व
वे हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती हैं, जिनमें जिंक, लोहा, तांबा, मैग्नीज, ब्रोन, मेलिब्डेन और क्लोरीन शामिल है। दिए गए विकल्पों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रीतम पोषक तत्व हैं, जबकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मृदा की पीएच 7 से कम होने का अर्थ। मृदा का पीएच 7 से कम होने का अर्थ क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, दोमट मृदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अम्लीय मृदा। क्या होगा इसका सही आंसर? अम्लीय मृदा। तो इसके बारे में जानते हैं। पीएच पैमाना 0 से 14 तक होती हैं। 7 से कम पीएच मान वाली मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। अम्लीय मृदा किसको कहते हैं? 7 से कम पीएच मान वाली मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन आयनों की अधिकता होती है। 7 पीएच मान वाली मृदा उदासीन होती हैं, जबकि 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदा क्षारीय होता है। 7 से अधिक पीएच मान वाली मृदा क्या होता है? क्षारीय होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में जलोढ़ मृदा मुख्यतः किस नदी बेसिन में पाई जाती है? बिहार में जलोढ़ मृदा मुख्यतः किस नदी बेसिन में पाई जाती है? सोन, गंगा, कोसी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा। बिहार के गंगा में जलोढ़ मृदा मुख्यतः अधिक पाई जाती है। किसमें? तो गंगा में। तो इसके बारे में जानते हैं। बिहार का अधिकांश भाग जलोढ़ मिट्टी से बना है। बिहार का अधिकांश भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो राज्य में सबसे प्रचलित प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से बिहार के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा तलछट के जमाव से बनती है। किसके जमाव से बनती है? तलछट के जमाव से बनती है। जमाव से बनते गंगा, गंडक, कोसी, सोन और उनकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी जमा करने में योगदान करती हैं। उत्तर गंगा के मैदान में बाढ़ और नदियों के कारण सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी मिलती है।